अब आपको सीधे मिलवाते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से, जो कि भोजपुरी के बड़े स्टार भी हैं और साथ ही साथ आजमगढ़ से बीजेपी के इस लोकसभा के उपचुनाव के उम्मीदवार भी हैं। निरहुआ जी खुद हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसी तैयारी है और इसी के साथ में कैसे देख रहे हैं वो इस पूरे चुनाव को, जब धर्मेंद्र यादव उनके साथ में है। तो हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। निरहुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निरहुआ जी, आज आपने देखा कि जहां आपने नामांकन दाखिल किया बड़े ही भव्य तरीके से, वहीं धर्मेंद्र यादव ने भी नामांकन दाखिल किया। पहले संतोष आनंद का नाम था। कैसे आप ये पूरा मुकाबला देख रहे हैं? अच्छा मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग चुनाव में आए थे तो अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया था, तो सब लोग मिल के लड़ रहे थे, तो उस समय तो बराबरी का मुकाबला नहीं था। पर इस बार बराबरी का मुकाबला है, क्योंकि तीनों पार्टियां लड़ रही हैं। बसपा का भी अपना उम्मीदवार है, सपा का भी है और भाजपा का भी है। तो अब की लड़ाई जो है वो बराबरी की, कांटे की लड़ाई है। अब इसमें आजमगढ़ की जनता के हाथ में है कि लड़ाई तो बराबरी की है। अब जनता क्या तय करती है कि उसको सरकार के साथ जाना है या फिर विरोध में ही बैठना है, अब जनता इसका फैसला करेगी। जनता के सामने आप भी चीजें रखेंगे तब जनता तय करेगी। लेकिन इस बार आप मुकाबला कैसे देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि पिछली बार जो दो पार्टियां अलग अलग थी, वो जो एक साथ थी, वो इस बार अलग अलग हैं। गुड्डू जमाली भी इस बार बड़ा कॉम्पिटिशन देख रहे हैं। और जब हमारे सहयोगी ने सदनदेव सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमारा कॉम्पिटिशन धर्मेंद्र यादव से नहीं है, गुड्डू जमाली से। आप किससे कॉम्पिटिशन देख रहे हैं? क्योंकि सपा का अभेद किला है जहां से आप ये चुनाव लड़ रहे हैं। उसको तो कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली जी ने फेल करने का काम किया है, तो हमारा मुकाबला तो अब गुड्डू जमाली जी से ही हो गया है। वो गलत नहीं कहा उन्होंने, सही कहा। तो हम लोगों का मुकाबला तो उनसे ही दिख रहा है। तो उसकी तैयारी हम लोग पूरी करके बैठे हैं और जनता भी पूरी तैयारी में है। यहाँ आजमगढ़ से जब हम लोग आए और लोगों से जानना चाहा, समझना चाहा, तो आजमगढ़ के लोगों ने खुद कहा कि हमने सबको देख लिया, अब दोबारा हम गलती नहीं करेंगे, हम लोग सरकार के साथ जाएंगे और आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे। तो अच्छा लग रहा है लोगों से मिलके और उनका प्यार उत्साह देख के कि सब लोग जो है वो कमल खिलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आजमगढ़ बहुत पीछे रह गया। इसको कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है। और ये भी आप देखिएगा, आप इसके ऊपर विचार करिएगा कि जिस जगह को सपा का गढ़ कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, वही जगह पिछड़ा है। गाजीपुर पिछड़ा है, आजमगढ़ पिछड़ा है। आप देखिए बगल में गोरखपुर एकदम चमक रहा है, बनारस चमक रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने उपेक्षा की आजमगढ़ की, क्योंकि ये सपा का गढ़ है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं और कभी अखिलेश यादव यहाँ से सांसद थे, इसीलिए आप लोग आजमगढ़ के खाते में, रामपुर के खाते में कुछ भी नहीं देते हैं, जबकि केंद्र में, राज्य में, दोनों में आपकी सरकार है। तो ये जिम्मेदारी प्रतिनिधि की होती है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती क्यों है? जनता अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि हमारा प्रतिनिधि जाएगा और हमारी समस्याओं के बारे में बात करेगा, हमारे विधानसभा के बारे में बात करेगा, हमारे लोकसभा के बारे में बात करेगा। तो जब आपका प्रतिनिधि ही बात नहीं करता है, जब आप चुनते हैं अखिलेश यादव को आजमगढ़ का सांसद और वो संसद में जाकर के आजम खां की वकालत के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर कहां से आजमगढ़ आगे बढ़ेगा? सवाल तो ये है। अगर कभी भी संसद में जाकर के उन्होंने आजमगढ़ के बारे में कुछ बात किया हो तो आप देख लीजिए, बता दीजिए। तो जनता को भी समझ में आ गया कि हम जिसको चुन के भेजे हैं सिर्फ इसीलिए हम पिछड़े हैं, क्योंकि वो हमारे बारे में बात ही नहीं करते हैं, हमारे आजमगढ़ के लिए सोचते ही नहीं है। पिछले 3 सालों में वो गायब रहे और हम लोग हारने के बाद भी हम और हमारी टीम, हमारे पूरे जो संगठन के लोग हैं, हम लोग लगातार कोरोना काल से लेके अभी तक लगे रहे। और आप देखिए सरकार जो हमारी है उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्र में, गरीबों को राशन बांटना, उनको सारी सुविधाएं देना, सब कुछ हमारी सरकार ने किया। और हम लोग यहाँ तक किए कि हम हारे हुए। तो निरहुआ जी, आप कह रहे हैं कि जो हमने अमेठी में देखा था 2019 के चुनाव में, वो हम आजमगढ़ में देखेंगे कि हारने के बाद भी स्मृति ईरानी बनी रही थी कि ये समस्या गोपालपुर में है, ये सगड़ी में है, ये मेहनगर में है,
इस पे ध्यान दिया जाए। और उन सारी समस्याओं पे उन्होंने ध्यान दिया, तुरंत आदेश जारी किया और सारा काम हो रहा है। आज मुझे अगर मेरी पार्टी ने यहाँ भेजा भी है तो इसीलिए भेजा है कि ये हारने के बाद भी जब सारे विधानसभा की सारी समस्याएं ला के रख रहा है सरकार में, तो अगर आजमगढ़ की जनता जिताती है, ये एक दिन किसी ऐसे ही वार्ता में योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि अगर आजमगढ़ की जनता ने निरहुआ को जिताया होता तो विकास और तेजी से हुआ होता, क्योंकि इनका पूरा ध्यान आजमगढ़ पे है। तो जब आपके प्रतिनिधि का ध्यान सिर्फ अपने ही क्षेत्र पे होगा, अपने लोगों पे होगा, तो ही आप विकास कर पाएंगे। निरहुआ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमने अमेठी में देखा था कि स्मृति ईरानी हारने के बाद भी 2019 में जाती रहे, उसका परिणाम उनको मिला, कि कुछ ऐसा ही आप आजमगढ़ में कह रहे हैं? ऐसा होगा कि आप हारने के बाद भी लगातार जाते रहे? आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज आ रही है आपको? आवाज मिल रही है निरहुआ जी आपको मेरी? क्या फोन करिए। ठीक है, एक बार फिर से निरहुआ जी का रुख करेंगे, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, भोजपुरी के फिल्म स्टार, एक मशहूर फिल्म स्टार, लेकिन 2019 में बीजेपी से इन्होंने लोकसभा का चुनाव इसी सीट से लड़ा, लेकिन सेकंड रनर अप रहे। बड़ी जीत दर्ज की यहां से अखिलेश यादव ने, उनके सामने उतरे, लेकिन इस बार भी दम भर रहे हैं और इस बार आला कमान ने उन पर फिर से भरोसा जताया है कि आजमगढ़ से उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। और इस बार जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आप भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जो अमेठी में हुआ, कुछ ऐसा ही कहीं इस उपचुनाव में आप आजमगढ़ में होता हुआ ना देखें। और एक बड़ा डिफरेंस ये भी कि तब बसपा और सपा साथ और बीजेपी अलग। निरहुआ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज नहीं जा रही है। निरहुआ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, अब आ रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जैसा हमने 2019 के चुनाव में अमेठी में देखा था कि स्मृति ईरानी हारने के बाद भी कहीं तोहफा मिला, कुछ आप ऐसा आजमगढ़ में रिपीट करने वाले हैं? कट जा रहा बेटा, इसको खुला ही रखिए ना, ऐसे रखिए। ठीक है, एक बार फिर से हम रुक करेंगे, शायद आवाज निरहुआ जी को नहीं जा पा रही है, लेकिन आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके सामने हैं धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, कभी बदायूं से सांसद रहे थे। आजमगढ़ यूं तो कहा जाता है कि अभेद किला है समाजवादी पार्टी का। निरहुआ जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल ये कि यानी आपकी बातों से ये लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कि जो अमेठी में हुआ कुछ ऐसा ही आप आजमगढ़ में करके दिखाएंगे जैसा स्मृति ईरानी ने किया? नहीं, आवाज आ रही है आपको निरहुआ जी मेरी? जी जी, ठीक है, आ रही है। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं जो स्मृति ईरानी ने प्रदर्शन करके दिखाया था अमेठी में कि हारने के बाद भी सीट नहीं छोड़ी और फिर देखिए राहुल गांधी को हराया, कुछ आप ऐसा ही अखिलेश यादव और उनके भाई के साथ करने वाले हैं? मुझे मंत्र भी उनसे ही मिला था। मैं आजमगढ़ से हारने के बाद सबसे पहले स्मृति दीदी को ही मिला था और उन्होंने यही बात कही थी मुझे कि देखो अखिलेश जी जीते तो हैं पर वो जाएंगे नहीं वहां, तो बस काम इतना ही करना कि तुम वहां लगे रहना। तो मैं और मेरी टीम, मेरा संगठन पूरे टाइम यहाँ पे लगा रहा और उसी के बदौलत आज यहाँ की जो जनता है वो सब हमारे साथ है, चाहे वो किसी जाति के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, सब लोग हमारे साथ हैं और अब वो लोग कमल खिलाने के लिए तैयार हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, ये कि गुड्डू जमाली इस बार जब अलग हो गए हैं तो आप देख रहे हैं कि दिनेश, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से जाति फैक्टर चलता है, यादव वोटर्स को आप लुभा पाएंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन बचा एम, क्या वो आपको लगता है कि बीजेपी के साथ जाएगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है मुस्लिम वोटर्स को लेकर? देखिए, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मुसलमान भी और यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं और उसका कारण यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए जो बात कही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पे वो खरे उतरे। और उसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार है, पूजनीय महाराज जी की सरकार है, इन्होंने भी कोई भेदभाव नहीं किया। वो भले विपक्ष ये
प्रोपेगेंडा करता रहा कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, पर नहीं, आप एक मुसलमान नहीं दिखा सकते जो ये कह दे कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे घर में राशन नहीं आया, या मुझे वैक्सीन नहीं लगी, या मुझे केंद्र की कोई सुविधा नहीं मिली। जो भी सुविधा है वो बिना किसी के जात धर्म पूछे हर किसी को मिलती है। तो ये फैक्टर रहा जिसके वजह से आज मुसलमान लोग भी और यादव लोग भी और बाकी लोग भी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। यही सच है। विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, समूची समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगा दिया था कि बहन जी ने बैकडोर से बीजेपी की मदद की है, और अब आजमगढ़ के उपचुनाव को लेकर वो यही कह रहे हैं कि यूं तो उपचुनाव बहन जी की पार्टी जल्दी से लड़ती नहीं है, और इस बार गुड्डू जमाली को उतारने का मकसद ही यही है कि आप लोगों की मदद कर पाए, क्योंकि MY फैक्टर है, कुछ दलित वोटर्स हैं वो छिटक जाएंगे, और किस तरीके से वो आपकी मदद होगी। मुझे लगता है कि उन पे आरोप ना लगा के उनको खुद पे आरोप लगाना चाहिए कि उन्होंने पहले एक दलित समाज के नेता को नाम दिया और फिर उनका टिकट काट दिया, पूरे दलित समाज का अपमान किया। तो दलित का वोट अगर उनको नहीं मिलेगा तो इसके लिए जिम्मेदार खुद समाजवादी पार्टी है। इसके लिए वो बसपा को या गुड्डू जमाली जी को क्यों दोष दे रहे हैं? उनका दोष नहीं है, दोष इनका है कि आप पहले एक तो दलित समाज के व्यक्ति को, और इतने बड़े नाम थे जिनके पुत्र को मिला था, तो उनको आपने दिया, फिर उनको हटा दिया, अपमानित कर दिया। तो जिम्मेदार मुझे लगता है सपा होगी, बसपा नहीं। चलिए, नतीजे बहुत कुछ बताएंगे और देखना है कि आजमगढ़ के लिए जो आप ये कह रहे हैं, क्या इस बार समाजवादी पार्टी के सफेद किले में आप सेंधमारी कर पाते हैं? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए।